Welcome students to this lecture. I, Karnika Gupta, Assistant Professor in SNRL Jairam Girls College, Lohar Majra, Kurukshetra, is presenting this lecture which is based on your subject Entrepreneurship Development. The topic that is being covered in this video is life cycle of a new business and relationship with large enterprises. So actually इसमें दो टॉपिक्स इनहेरेंट हैं. जो करेंगे उसमें फर्स्ट होगा टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू बिजनेस एंड सेकंड होगा रिलेशनशिप ऑफ न्यू बिजनेस विद लार्ज एंटरप्राइजेस. तो फर्स्ट हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे एक नए बिजनेस की, और सेकंड हम बात करेंगे कि एक जो नया बिजनेस है वो जो लार्ज एंटरप्राइजेस है, तो लार्ज एंटरप्राइजेस वो होंगे जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उनसे वो कैसे रिलेटेड है. उसके बाद वीडियो के एंड में हम कुछ रेफरेंसेस और सजेस्टेड रीडिंग्स देखेंगे और क्वेश्चंस कुछ आपको बताए जाएंगे जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी होंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंटेंट दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू बिजनेस. सो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ चुके होंगे. तो लाइफ साइकिल का जो मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर वो वही होगा जो कि आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी पढ़ा होगा. द बिजनेस लाइफ साइकिल इज द प्रोग्रेशन ऑफ अ बिजनेस इन फेसेस ओवर टाइम. टाइम के साथ साथ बिजनेस के फेसेस में डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में जो प्रोग्रेशन होता है, मतलब जो बढ़ा आप बिजनेस को बढ़ाते हो, आगे आगे उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बिजनेस कैसे ग्रो करता है, उस सबको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू बिजनेस. द साइकिल इज शोन ऑन अ ग्राफ with the horizontal axis as time and the vertical axis as various financial matrices. इस साइकिल को आप एक ग्राफ पेपर पे शो करते हो, ग्राफ की तरह शो करते हो, जिसमें ग्राफ पे ऑब्वियसली एक एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक वाई एक्सिस की बात करते हैं. तो ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेते हो और वाई एक्सिस पे जिस फाइनेंशियल मेट्रिसेस में, रुपीज में, डॉलर्स में, या जिस भी तरह से आपने अपने बिजनेस लाइफ साइकिल की सेल्स या प्रॉफिट्स को मेजर करना होता है, उसको आप मेजर करते हो, उनको लेते हो. तो जनरली जो बिजनेस साइकिल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली में आप पढ़ेंगे बुक्स में भी कि 5 और या फिर 7 स्टेजेस में वो बताया जाता है. तो एक्चुअली जो 5 स्टेज मॉडल है वो आपके सामने आपको फिगर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे. उसमें फर्स्ट है स्टार्टअप, सेकंड है रैपिड ग्रोथ, थर्ड स्टेज है मेच्योरिटी, देन स्टेज है डिक्लाइन. उसके बाद जो एक स्टेज है वो है रीबर्थ और डेथ, यानी कि अगर तो पॉप अप कर लिया बिजनेस ने तो वो दोबारा से उसका रीबर्थ होगा और वो बिजनेस फिर से आगे चलना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज डेथ हो जाएगी, डेट मीन्स की बिजनेस बंद हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस को बंद करना पड़ेगा. तो ये 5 स्टेज मॉडल हम इसमें बोलते हैं क्योंकि इसकी 5 स्टेजेस है. लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस मॉडल है वो ये वाला है, जिसमें आप देख रहे होंगे लिखा गया है 7 स्टेज मॉडल ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल. तो यहाँ पे बिजनेस जिस जिस फेसेस में से होकर निकलता है, गुजरता है, उसकी 7 स्टेजेस बताई गई हैं. और दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस मॉडल, इसलिए हम इस वीडियो में इसी बिजनेस मॉडल को स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर जो फर्स्ट फेज या स्टेज है वो है सीड, देन सेकेंड इज स्टार्टअप, थर्ड इज ग्रोथ, देन एस्टैब्लिश्ड, देन एक्सपेंशन स्टेज, देन मैच्योर स्टेज, देन अ स्टेज जिसमें लिखा गया है डिक्लाइन या फिर इनोवेट. जैसे पहले था कि अगर आप कुछ नया कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप इनोवेशन पे पहुंच जाएंगे, अदरवाइज बिजनेस जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा और उसके बाद आता है एग्जिट होना पड़ेगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा. क्लियर. तो ये जो स्टेजेस हैं इनको हम अभी डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि क्या एक एंटरप्रेन्योर की स्ट्रैटेजी इसमें हो सकती है. तो जितनी भी यहाँ पर हम ये स्टेजेस कवर करने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, उनको हम 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे. देखो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा चैलेंज, फोकस एंड मनी सोर्सेज, की हर स्टेज में मार्केटियर को या एक एंटरप्रेन्योर को किस चैलेंज से निकलना पड़ता है, उसको किस बात पे फोकस करना चाहिए, और पैसा, मनी सोर्सेज, फंड उसके लिए बहुत जरूरी है, वो कहाँ से आएंगे हर स्टेज पे. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीड स्टेज. तो सीड स्टेज कौन सी है स्टेज की, लिखा गया है द सीड स्टेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल इज व्हेन द बिजनेस इज जस्ट अ थॉट और एन आइडिया. तो अभी बीज है ना, अभी सिर्फ थॉट है आपके माइंड में, एक आइडिया है, अभी वो आप कह सकते हैं एक तरह से एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सीड स्टेज.
तो चैलेंज यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मोस्ट सीड स्टेज कंपनीज विल हैव टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस एंड परस्यू वन निश अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि सबसे पहला चैलेंज तो है कि क्या जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, जो आपका बिजनेस प्रोड्यूस करेगा, क्या वो मार्केट मार्केट मतलब कस्टमर्स जो है वो एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि फेल्योर के चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, एक एम्बिग्यूटी रहेगी आपके माइंड में, अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है। और जो एंड परस्यू वन निश अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आप एक सिरे से पूरी तरह से फुल मार्केट पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आपको एक निश मार्केट को, एक छोटा सेगमेंट है उसको चूज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, और वो सेगमेंट चूज करना भी आपके लिए क्या है? चैलेंज है। फोकस, इस स्टेज पे आपका फोकस कहाँ होता है एज एंटरप्रेन्योर? तो एट दिस स्टेज ऑफ बिजनेस द फोकस इज ऑन मैचिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पैशंस। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप उसको अपने जो स्किल्स हैं आपकी, आपका जो एक्सपीरियंस है एज एंटरप्रेन्योर, या जो आप करना चाहते हैं, जो आपके पैशंस हैं, उनसे मैच करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। दूसरे जो फोकल पॉइंट आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा था कि प्रोसेस में आपका ऑनरशिप स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप प्रोफेशनल एडवाइजर्स कैसे लोगे, क्योंकि अभी सीड स्टेज है ना, अभी बिजनेस पे ऑपरेट करना शुरू नहीं किया है, अभी आप सोच रहे हो चीजों को, तो ये फोकस आपका मेन पॉइंट इन बातों पर रहेगा। और मनी सोर्सेज, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीड स्टेज पर ही जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी बहुत सारे वर्क्स के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर आपको कोई कस्टमर्स नहीं है, मार्केट नहीं है आपकी, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपको अपने खुद के कैश पे या ऑनर्स कैश पे, फ्रेंड्स पे, फैमिली पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, और कुछ तरह के पोटेंशियल जो आपके सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कई बार बिजनेस स्टार्ट में आपके कुछ सप्लायर्स हो सकते हैं, जो आपके हो सकते हैं आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स देती है, कुछ आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, वो भी आपके सोर्सेज हो सकते हैं मनी के। लेकिन मेन जो सोर्स होता है वो जनरली ऑनर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली सोर्सेज रहते हैं, और गवर्नमेंट भी कई बार ग्रांट्स इशू करती है अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कैपिटल आपको देते हैं काम करने के लिए, ग्रांट्स आपको मिलती हैं, तो वो भी आपका सोर्स हो सकता है सीड स्टेज पे। तो सीड्स अभी एक स्टेज है जब अभी बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, बिजनेस एस्टेब्लिश तो होना दूर की बात है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी एक आइडिया और थॉट आपके माइंड में है कुछ करने की, कुछ उस तरह स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सीड स्टेज बोलते हैं। सो सेकेंड स्टेज इज स्टार्टअप स्टेज। तो अभी स्टार्टअप दैट इज, नाम से पता चल रहा है ना, अभी आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया है, और आप बिजनेस को लीगल टर्म्स में आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है, प्रोडक्शन जो है, मतलब वो आपने स्टार्ट कर दी है, और आपने अपने बिजनेस के कुछ फर्स्ट कस्टमर जो है वो भी आपके पास आना शुरू हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज। तो स्टार्टअप बहुत फेमस वर्ड है नाउअडेज, तो ये आपने सुना होगा। अब इस स्टेज पे चैलेंज क्या रहेगा? तो इफ द बिजनेस इन द स्टार्टअप लाइफ साइकिल स्टेज, इट इज लाइकली दैट द एंटरप्रेन्योर हैव ओवर एस्टिमेटेड द मनी नीड्स। So the main challenge is not to burn through what little cash the entrepreneur is having। ऐसा नहीं करना कि जो पैसा है अभी उसको अपने सिर्फ क्या करना है, डालना ही है, मतलब जबरदस्ती बिजनेस में डालना है, बट टू लर्न व्हाट प्रॉफिटेबल नीड्स क्लाइंट हैव। लेकिन आपके जो क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स आपके बने हैं, उनकी किस तरह की नीड्स हैं जिनको प्रॉफिटेबली आप पूरा कर सकते हैं, उनको समझना, और वहां पे इन्वेस्ट करना है अपने मनी को। और ये भी देखना है, रियलिटी चेक करना है। किस चीज पे रियलिटी चेक करना है? कि क्या जो आपका बिजनेस है वो राइट ट्रैक पे जा रहा है, क्या आपको किसी तरह से आपके सेगमेंट को, मार्केट को, प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन की नेसेसिटी तो नहीं है। ये सब चीजें आपको देखनी है कहां पर? स्टार्टअप स्टेज पर। देन फोकस, startups require establishing a customer base and market presence along with tracking and conserving cash flows। तो स्टार्टअप में आपका फोकस किस चीज पे होता है? कि आपका कस्टमर बेस एस्टैब्लिश हो जाए, और मार्केट जो है, मार्केट प्रेजेंस अलॉन्ग विद ट्रैकिंग एंड कंजर्विंग कैश फ्लो, जो आपका कैश फ्लो है उसको भी आपको मेंटेन करना है स्टार्टअप स्टेज पे। तो आपका फोकस जो है जनरली रहता है कस्टमर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही अगर आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपका शेयर बढ़ेगा, तभी आप आगे वाली स्टेजेस में जा पाओगे, जो हम डिस्कस करेंगे। और मनी सोर्सेज, इस स्टेज पे भी काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो अर्ली स्टेज की तरह यहाँ पर अभी ज्यादा कस्टमर्स नहीं है, तो बिजनेस ज्यादा नहीं हुआ, प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुए, तो आपके सोर्सेज क्या क्या होंगे? ऑनर फंड्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, या ग्रांट्स जो गवर्नमेंट आपको देती है, वो सभी जैसे कि आपने सीड अप स्टेज पे यूज किया था, वही सभी आप यूज कर सकते हो कहां पर? स्टार्टअप स्टेज पर भी। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज है ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज मतलब नाम से पता चल रहा है बिजनेस स्टार्टअप से भी आगे निकल गया है, तो इसका मतलब थोड़ा सेल और बढ़ना शुरू हो गया है, ग्रो करना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज क्या है? रेवेन्यूज एंड कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग विद मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इश्यूज।
ठीक है, आपका रेवेन्यू और कस्टमर्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है और चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, कुछ इस स्टेज में बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट स्ट्रांग हो रहा है स्टेज में, लेकिन कंपटीशन भी अब आना शुरू हो गया है, कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ रहा है। तो इस स्टेज में आपको क्या चैलेंज है एज एंटरप्रेन्योर? द बिगेस्ट चैलेंज ग्रोथ कंपनीज फेसेस डीलिंग विद द कांस्टेंट रेंज ऑफ इश्यूज, बिडिंग फॉर मोर टाइम एंड मनी। अब आपको अपने बिजनेस में ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा दोनों चीजें लगानी है, तो सबसे बड़ी बात है इफेक्टिव मैनेजमेंट की यहाँ पे जरूरत है। ऑल काइंड ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रांग बनेगा। आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्शन की नेसेसिटी है, मोटिवेशन की नेसेसिटी है, अच्छे लीडर्स आपको चाहिए, टीम बिल्डिंग आपको चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपको इस स्टेज पर करनी पड़ेंगी, सब एक एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज है, उनको टैकल करना, संभालना, इंटीग्रेट करना सारी एक्टिविटीज को। Then focus. Businesses in the growth life cycle are focused on running the business in a more formal fashion to deal with increased sales and customers. अपने बिजनेस को अब एक मोर कह सकते हैं औपचारिक वे में, मतलब प्रॉपर बिजनेस बन चुका है ना, तो अभी उसको उस तरह से संभालना है कि आपके सेल्स और कस्टमर्स डे बाय डे बढ़े। और फोकस आपका होगा इस केस में किस चीज पर, कि आपके अकाउंटिंग और मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग बन सके, सेटअप हो सके, और आपको नए स्किल्ड इंप्लॉयज भी चाहिए होंगे। तो इंप्लॉयज को, स्किल्ड इंप्लॉयज को हायर करना या उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना या और तरह के कुछ मेथड्स अप्लाई करना, इस तरह से अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, वो सब आपका क्या रहेगा, स्टेज पर फोकस रहेगा। और मनी सोर्सेज, क्योंकि अब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है, तो जनरली आप अपने खुद के फंड्स, फ्रेंड, फैमिली से बाहर निकल कर सोचते हो, तो आपके लिए बैंक्स, आपके खुद के अपने प्रॉफिट्स, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, गवर्नमेंट से आपको जो ग्रांट्स मिलती है, वो सभी ऑप्शन आपके हो सकते हैं यहाँ पर मनी सोर्सेज में। और लीजिंग भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है, इसीलिए अगर आपको एसेट्स की जरूरत है या आपको, अब हम कह सकते हैं लैंड की नेसेसिटी है, तो लीजिंग जो है एक ग्रोथ कंपनी के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है, और वो उसकी मनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, पूरा करता है। तो दिस वाज द ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज एस्टेब्लिश्ड स्टेज। तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, स्टेज की ग्रोथ हो गई है बिजनेस की, तो इसका मतलब अब बिजनेस मार्केट में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, ठीक है, और एक अब थ्राइविंग कंपनी बन चुका है, और अब उसकी अपनी एक मार्केट है, उसके लॉयल कस्टमर्स हैं। तो इसीलिए जो आप कह सकते हो, इन दिस स्टेज बिजनेस हैज नाउ मेच्योर्ड इनटू अ थ्राइविंग कंपनी विद अ प्लेस इन द मार्केट एंड लॉयल कस्टमर्स। सेल्स ग्रोथ इज नॉट एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है, अच्छे लेवल पे आपकी सेल हो रही है। और बिजनेस लाइफ अब आपकी रूटीन लाइफ बन चुकी है, रूटीन लेवल पे जो आपके डिसीजंस होते थे, उनकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ रही है, और वो डिसीजंस आपने लेने हैं, और कुछ अगर इश्यूज क्रिएट होते हैं तो उसके रिगार्डिंग में आपने सोचना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है स्टेज पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए? नाउ द मार्केट प्लेस इज रेस्ट, आप कह सकते हैं रिलेंटलेस एंड कॉम्पिटिटिव। जो मार्केट प्लेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन चुका है एस्टेब्लिश स्टेज में, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में दूसरी नई कंपनीज भी एस्टेब्लिश हो, अगर आपकी नई कंपनी थी हो गई होंगी, अभी तक कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए होंगे, या फिर क्योंकि सभी आपकी कंपनी भी एस्टेब्लिश हो चुकी है, और भी बहुत सारी कंपनी जो नई नई आ रही है, तो वो इनोवेशंस के साथ आएंगी, तो आपको मार्केट में ह्यूज कॉम्पिटिशन इस स्टेज में मिलता है। तो आप अपनी स्टे फोकस ना बिगर पिक्चर, आप अपनी जिस लाइन पर हो उस लाइन पर आपने फोकस करना है, ताकि आप कुछ बड़ा कर सको। और इश्यूज लाइक इकोनॉमी, कॉम्पिटिटर्स और चेंजिंग कस्टमर टेस्ट जो है कैन क्विकली एंड ऑल ऑफ यू आर वर्क फॉर। इस स्टेज पे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इकोनॉमी के जो इशू होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। आपको, अगर आप अपने आप को इनोवेट नहीं करते हो, अपडेट नहीं करते हो, तो अब तक की सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी जो आपने ग्रोथ स्टेज तक करी थी, और बिजनेस खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो एस्टेब्लिश स्टेज बहुत बड़ा चैलेंज है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके बाद फोकस, फोकस कहाँ होगा आपका इस स्टेज में? एन एस्टेब्लिश्ड लाइफ साइकिल कंपनी विल बी फोकस्ड ऑन इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे थे उसपे मॉडिफिकेशंस और ज्यादा प्रोडक्टिविटीज, इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशंस पे आप ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि आपकी एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट हो चुकी है, तो उसमें compete करने के लिए बिजनेस विल रिक्वायर बेटर प्रैक्टिसेस along with automation and outsourcing to improve प्रोडक्टिविटी। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए आपको ऑटोमेशन, मतलब टेक्नोलॉजी, मशीनरीज और कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी, हर चीज की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस पे आपका ध्यान जो है अब ज्यादा रहेगा एस्टेब्लिश स्टेज में। फिर मनी सोर्सेज लाइक ग्रोथ स्टेज, यहाँ पर भी आपके प्रॉफिट्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, जो गवर्नमेंट है, वो सारे सोर्सेज हो सकते हैं मनी के, पैसे के, जो भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उस चीज में। एस्टेब्लिश्ड स्टेज के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है एक्सपेंशन स्टेज एंड मेच्योरिटी स्टेज। मैंने इसको साथ पे लिया है।
तो एक्सपेंशन स्टेज जो है, वो एक्सपेंशन स्टेज कौन सी स्टेज है? एक्सपेंशन स्टेज क्या है? जिसमें आप कह सकते हैं एक नया पीरियड ग्रोथ का फर्म देखती है और आपके न्यू मार्केट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनते हैं, क्योंकि एक्सपैंड हो गया बहुत ज़्यादा बिजनेस। तो अभी अभी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, जो हमारे नेटवर्क्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, या आप जिस भी चैनल को अडॉप्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को, कॉर्पोरेट चैनल को, इंटीग्रेटेड चैनल्स को, ट्रेडिशनल चैनल्स को, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अब आपको डिफरेंट चैनल्स अडॉप्ट करने, क्योंकि डिमांड डे बाय डे बढ़ेगी। दिस स्टेज इज ऑफन द चॉइस ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑनर टू गेन अ लार्जर मार्केट शेयर। अगर आपने स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट किया था, तो अभी स्टेज के तक आप एक लार्ज मार्केट शेयर तक पहुंच जाते हो एंड फाइंड न्यू रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट चैनल्स, और आपको ज्यादा रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स मिलते हैं एक्सपेंशन स्टेज में। एक्सपेंशन की इमीडिएटली बाद जो स्टेज है वो आती है मेच्योरिटी स्टेज। तो मेच्योरिटी स्टेज कौन सी होता है कि एक्सपैंड बहुत ज्यादा बिजनेस हो गया, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ईयर टू ईयर आपके सेल्स और प्रॉफिट्स जो है वो ना स्टेबल हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं है, ना ही कम होते हैं, बट वो स्टेबल हो जाते हैं। तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी स्टेज। तो ऐसे स्टेजेस पे आपका चैलेंज क्या रहेगा? मूविंग इनटू द न्यू मार्केट्स रिक्वायर्स प्लानिंग एंड रिसर्च, क्योंकि एक्सपैंड करना है ना अपने बिजनेस को। और अगर आपका एक मार्केट में आपकी जो सेल्स और प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल हो चुके हैं, तो आप नई मार्केट सर्च करोगे, नई मार्केट्स के बारे में प्लान करोगे बिजनेस को जाने के लिए। इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग एंड रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट जो नहीं है वो आपके लिए सुटेबल होंगी। द फोकस शुड बी ऑन बिजनेसेस दैट कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कैपेबिलिटीज। आप उस तरह के बिजनेसेस पे, नई बिजनेस पे फोकस करोगे जो कि आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपीरियंस से मैच करते होंगे। और मूविंग इनटू अनरिलेटेड एरिया कैन बी डिजास्ट्रस। अगर आप ये सोचते हैं कि इस स्टेज पर मैं दूसरे किसी अलाइड एरिया में चली जाऊं जो कि मेरे ज्यादा एरिया से मिलता जुलता नहीं है, अनरिलेटेड है, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जिस पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे, जिसमें आप काम कर रहे थे, उसी पे ही काम करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। फोकस किस पे होगा? इस पे फोकस होगा एड न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग मार्केट्स और एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस इनटू न्यू मार्केट्स। क्योंकि आपने एक्सपैंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए आप क्या करते हो? एक्सपेंशन के लिए इधर आप न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हो, न्यू प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट मिक्स एस्टेब्लिश करते हो। इधर आप नई मार्केट्स में जाते हो, इधर आप प्रोडक्ट्स भी नहीं बनाते हो, आप मार्केट्स भी नहीं सोचते हो, डाइवर्सिफिकेशन, या आप क्या कह सकते हो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ही, आपका बिजनेस एक है लेकिन उसके लिए नई नई मार्केट सोचते हो। तो ये सब आपका फोकस रहता है एक्सपेंशन स्टेज में। मनी सोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुकी है बिजनेस की, तो आप दूसरे बिजनेसेस के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, बैंक्स भी यहाँ पर हैं, लाइसेंसिंग आपके पास ऑप्शंस है, और नए इन्वेस्टर्स इस स्टेज में आपको मिल जाते हैं, और आपके बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाते हैं जो कि आपके बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो इस स्टेज में सारे आपके सोर्स हो सकते हैं मनी के। उसके बाद हमारी स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज। तो आपने देखा होगा, हमने वहां पे पढ़ा था, एक तो रीबर्थ भी हो सकता है और डिक्लाइन भी हो सकता है ना। तो रीबर्थ का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपेंशन तक के बाद, मेच्योरिटी के बाद एकदम से आपकी सेल्स या मार्केट शेयर डाउन होता है, तो वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं जिससे हो सकता है आपका जो बिजनेस है वो फिर से ग्रो करे। तो वो हो गया कि आपने रीबर्थ दे दिया अपने बिजनेस को। लेकिन अगर हम डिक्लाइन स्टेज की बात करते हैं, तो डिक्लाइन स्टेज क्या है? चेंजेस इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और मार्केट कंडीशंस कैन डिक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स। अगर आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी या मार्केट कंडीशंस में कुछ चेंजेस होते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हैं? डिक्लाइन कर सकते हैं। और स्मॉल कंपनीज को तो ये स्टेज फिर इस तरह से जल्दी खत्म कर देता है। अगर आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी, मार्केट कंडीशन में चेंज होते हैं और आप एंटरप्रेन्योर की तरह उनके डिसीजन नहीं ले पाते, कोप अप नहीं कर पाते उनसे, तो स्मॉल बिजनेसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? Businesses in the decline stage of the life cycle will be challenged by dropping sales, profits and negative cash flow। तो इसमें आपके सेल्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, आपका कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उससे कैसे उभरा जाए। द बिगेस्ट इशू इज हाउ लॉन्ग द बिजनेस कैन सपोर्ट नेगेटिव कैश फ्लो। सबसे बड़ा चैलेंज किस बात का है कि कितनी देर तक जो नेगेटिव कैश फ्लोज हैं उसको आपका बिजनेस सपोर्ट कर सकता है। जब नहीं करेगा, तो आपके पास क्या होगा? फाइनल लाइफ साइकिल स्टेज बचेगी, जो इसके बाद हम बात करेंगे एग्जिट स्टेज। और इस स्टेज में फोकस क्या होगा? फोकस होगा सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस वेंचर्स। क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो बिजनेस की सेल्स वगैरह थी वो कम हो रही है, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश आप करोगे, नई वेंचर्स की तलाश आप करोगे, अपनी कॉस्ट्स को कम करने की कोशिश करोगे, कैश फ्लोज को बचाने की कोशिश करोगे इस डिक्लाइनिंग स्टेज में। और इसमें मनी सोर्सेज क्या है? फिर अगेन, क्योंकि आप डिक्लाइन सोर्स पे हो, तो आप बैंक वगैरह, इन्वेस्टर्स वगैरह काम नहीं करेंगे आपके बिजनेस के लिए। अगेन आप कहाँ पहुंच गए? जहाँ पे आप थे कि आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं, ऑनर्स हैं, वही आपके अगर आपको यहाँ पे मनी नेसेसिटी है, तो वो आपका सोर्स है किस चीज का? मनी का। देन लास्ट स्टेज इज एग्जिट स्टेज। तो ये ग्राफ में शो नहीं किया था कि बिकॉज ये स्टेज कोई भी बिजनेस नहीं चाहता है। तो जब आपका बिजनेस
डिक्लाइन करने की कगार पे है ना, तो आप उसको हमेशा चाहेंगे बिजनेस का रीबर्थ हो जाए, दोबारा से आप उसको ग्रो कर पाएँ डिफरेंट आप कह सकते हैं स्ट्रेटजीज़ के साथ, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब्स करके, नई मार्केट्स को सर्च करके। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बिजनेस से आपको एग्ज़िट करना पड़ता है ना। तो इसीलिए ये स्टेज है लास्ट, एग्ज़िट स्टेज। So it is a big opportunity for your business to cash out on all the effort and years of hard work. तो एक्चुअली में अगर पॉजिटिव सेंस में, ऑप्टिमिज्म में इसकी बात करते हैं एग्जिट स्टेज की, तो एक तरह से बिजनेस जो है वो आप शटिंग डाउन की तरफ लेके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है कि अभी तक जो पैसा आपने इसमें डाला था, एफर्ट आपने इसमें डाले थे, हार्डवर्क आपने इसे डाला था, उसको कैश आउट किया जाए। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप उस बिजनेस को सेल करके कमा सकते हो, वो आप उस बिजनेस से कमा पाओ। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है? सेलिंग अ बिजनेस रिक्वायर अ रियलिस्टिक वैल्यूएशन। तो यहाँ पर बेसिक बात क्या है कि आप अब अपने बिजनेस को सेल करना चाह रहे हो, अपने बिजनेस से एग्जिट होना चाह रहे हो, खत्म करना चाह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे? सेल करोगे बिजनेस को, और रियलिस्टिक वैल्यूएशन जो है वो होनी चाहिए। रियलिस्टिक वैल्यूएशन का मतलब सही तरह से आपकी असेट्स की वैल्यूएशन की जाए। तो ये सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं चैलेंज है इस स्टेज का होगा। It may have been years of hard work to build the company, but think about the real value in the current marketplace. हो सकता है आपको बहुत टाइम लगा हो, हार्डवर्क आपने किया हो कंपनी को बनाने में, लेकिन एक्चुअल में आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट प्लेस उसका क्या है, कितना वर्थ उसका समझा जा रहा है मार्केट में, इस स्टेज में आपको पता चलता है। तो अगर आपका ये डिसीजन है कि बिजनेस को क्लोज करना है, तो आपका जो चैलेंज है वो क्या है कि फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल जो बिजनेस लॉसेज आपको होंगे, उससे आप कैसे डील करोगे। फोकस क्या होगा इस स्टेज में? गेट अ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो मुझे अपनी एसेट्स की, अपने बिजनेस की, अपने गुडविल की प्रॉपर एक वैल्यूएशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव बैरियर्स जो हैं वो उनको या कस्टमर्स की जो बायर्स की मूव है उनको देखना पड़ेगा कितनी वर्थ है। तो इसलिए मुझे अपना क्या करना पड़ेगा? सेटअप लीगल बाय सेल एग्रीमेंट्स अलोंग विद बिजनेस ट्रांजिशन प्लान्स। तो इस तरह से मुझे कुछ लीगल ट्रांजिशन प्लान्स, बिजनेस सेटअप प्लान्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ताकि बिजनेस सेलिंग और क्लोजिंग में मुझे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एज एंटरप्रेन्योर। और लास्ट, मनी सोर्सेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड अ बिजनेस वैल्यूएशन पार्टनर जो वैल्यूएशन करे। जैसे आपने कंपनीज में पढ़ा होगा कि आप वो रिवैल्यूएशन करते हैं असेट्स एटसेट्रा का, और फिर रिवैल्यूएटर अपॉइंट करते हैं लास्ट में जब आपको लगता है कि हमें कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। तो उस तरह की बात आप यहाँ पे सोच सकते हैं। कंसल्ट विद योर अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स फॉर द बेस्ट टैक्स स्ट्रेटेजी फॉर सेलिंग और क्लोजिंग आउट द बिजनेस। तो आप यहाँ पे चाहेंगे कि आपके अकाउंटेंट से और जितने भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिजनेस के थे उनसे आप सलाह मशवरा करें, उनसे बातचीत करें, और उसके बाद एक बेस्ट पॉसिबल टैक्स स्ट्रेटेजी पे पहुंचे, ताकि जब आप उसको बिजनेस को सेल करें, या आप कह सकते हैं उसको क्लोज करें बिजनेस को, तो आप जितना वर्थ आप उस बिजनेस से डिजर्व करते हैं, कैश या आप कह सकते हैं उसकी वैल्यू, वो आपको मिल सके। तो ये सारा था स्टेजेस, लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस, न्यू बिजनेस, जिसमें हमने 7 स्टेज मॉडल प्रोमिनेंट है उसकी बात करी। फर्स्ट स्टेज था सीड, उसके बाद था हमारा स्टार्टअप, देन ग्रोथ था, देन हमारा था जो स्टेज थी वो थी एस्टेब्लिश स्टेज, देन थी एक्सपेंशन स्टेज और मेच्योरिटी, देन डिक्लाइन स्टेज थी, और अभी हमने पढ़ा था वो है एग्जिट स्टेज। तो एक तो ये टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में कवर करना था। और एक टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ न्यू बिजनेस विद लार्ज एंटरप्राइजेस। तो जब एक नया बिजनेस आप एस्टेब्लिश करते हो, तो बेसिकली हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं ना, क्योंकि जब एक नया बिजनेस होगा तो बहुत लार्ज स्केल पर नहीं होता, स्मॉल लेवल पे होता है। और लार्ज एंटरप्राइजेस मतलब वो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑलरेडी है, तो वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लार्ज बिजनेसेस जो है वो मटेरियल या कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं स्मॉल यूनिट्स को, ताकि वो उनको प्रोसेस करें और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करें। लार्ज बिजनेसेस स्मॉल यूनिट्स को मटेरियल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और स्मॉल यूनिट्स फिर उनको क्या करती हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। इसको बोलते हैं जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसके थ्रू दोनों में क्या होता है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद है परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब क्या है? इन दिस केस द मटेरियल इज प्रोक्योर्ड बाय स्मॉल यूनिट who manufacture a specific part or component needed by a particular large unit। बड़ी जो कंपनी है, लार्ज एंटरप्राइजेस है, उनको कुछ यूनिट या आप कह सकते हैं कुछ प्रोडक्ट चाहिए, किसी दूसरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वो पार्ट हो सकते हैं, और उसके लिए जो स्मॉल यूनिट है वो क्या करती है? मटेरियल जो है वो प्रोक्योर करती है, और वो आप कहेंगे कंपोनेंट जो है वो प्रिपेयर करती है, मैन्युफैक्चर करती है। उसका थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री।
The product manufactured by a small company is purchased by a big company as accessory. तो इस कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, असेसरी के तौर पे स्मॉल कंपनीज या न्यू कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो लार्ज जो कंपनीज हैं, एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो उनको क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। जैसे परचेजिंग के लिए, या आप कह सकते हैं आप प्लास्टिक डस्ट जो है वो बेसिकली बहुत सारे परचेजिंग करी जाती है पैकेजिंग पर्पजेस के लिए, वीडियो रिकॉर्डर्स के लिए, तो इसको आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन है ये। उसके बाद है मर्केंडाइजिंग और कमर्शियल ट्रेडिंग। In this case, the small units manufacture the goods and big units on the strength of their financial power market it with their own brands like fans, washing machines, etc. तो इस केस में क्या होता है, मर्केंडाइजिंग में, ये ज्यादातर बच्चों को शायद पता हो, मर्केंडाइजिंग में आप क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट्स जो है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, और जो आप कह सकते हैं जो आपकी बिग यूनिट्स होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, फिर अपनी उन गुड्स को मार्केट करती हैं, मतलब मार्केटिंग का काम जो है, सेलिंग का काम जो है वो कौन करती है, लार्ज एंटरप्राइजेस करती है। मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा करी जाती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा करी जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। तो बहुत सारी लार्ज कंपनीज जो हैं वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्मॉल कंपनीज को देती हैं अपने, क्योंकि स्मॉल कंपनीज उनको इकोनॉमिकल और हेल्पफुल वे में जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक रिलेशन मेंटेन होता है इसमें, एक स्मॉल या कंपनी या नए बिजनेस में आप कह सकते हैं, और लार्ज एंटरप्राइजेस में। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है सोशल बेनिफिट्स। तो सोशल बेनिफिट्स मतलब जो दोनों कंपनीज हैं वो मिलकर क्या करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स है, तो ये सभी जो काम है ये दोनों करता है, न्यू बिजनेस भी और लार्ज एंटरप्राइजेस भी। तो सोसाइटी में बेनिफिट्स दोनों की तरफ से होते हैं, दोनों में रिलेशन की वजह से होते हैं। उसके बाद पॉइंट है लार्ज बिजनेसेस एज पार्टनर्स। बहुत से इंस्टांसेस में स्मॉल बिजनेसेस के या नए बिजनेसेस जो है वो बड़े बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप के तौर पे काम शुरू करते हैं, तो दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। लार्ज बिजनेसेस एज कस्टमर्स। लार्ज बिजनेसेस छोटे बिजनेसेस के या नए बिजनेसेस के कस्टमर हो सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, लार्ज बिजनेसेस परचेज कर लेते हैं। तो लार्ज बिजनेसेस केस में क्या हो गए, स्मॉल बिजनेसेस के कस्टमर्स हो गए। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया ना, किस चीज का, सेलर का और बायर का। उसके बीच में उसके बाद सॉरी लास्ट पॉइंट, आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है लार्ज बिजनेसेस एज डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मर्केंडाइजेस कमर्शियल ट्रेडिंग में हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्मॉल यूनिट्स या नई यूनिट्स बनाती हैं और लार्ज यूनिट्स उनको सेल करती हैं। तो लार्ज बिजनेसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करते हैं, किसके लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पर भी उनके बीच में एक लिंक, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर आप लेबर की बात कर सकते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज की बात कर सकते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स आउटसोर्स जनरली, लार्ज यूनिट करती हैं वैसे आउटसोर्स स्मॉल यूनिट से एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, या फिर कहीं पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ बिजनेसेस या पार्टनरशिप्स हैं लार्ज और कंपनी में या फिर स्मॉल कंपनी में, तो वहां पर वाइस वर्सा भी पॉसिबल हो सकती है सिचुएशन। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि न्यू बिजनेसेस जो है वो लार्ज एंटरप्राइजेस से रिलेटेड हो सकते हैं। पॉइंट्स आर जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग, परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, merchandising or commercial trading, maintenance and repair services, social benefits, large businesses as partners, large businesses as customers, large businesses as distributors, and last is outsourcing. So this was the topics, life cycle of the model and relationship of new business with large enterprises. These are the references, और कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, कुछ वेब पेजेस हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं, और इनको आप डिफरेंट जो बुक्स यहाँ पर रिटर्न में है इसमें से बहुत सारी चीजें बुक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन करी हुई हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं और आप इनके थ्रू इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन वी कम टू द क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू बिजनेस। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ न्यू बिजनेस एंड लार्ज एंटरप्राइज, अभी अभी हमने कवर किया है। एंड थर्ड इज एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन फोकस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो फोकस हमने 3 पॉइंट्स में कवर किया था, चैलेंज, फोकस एंड मनी सोर्सेज। तो आप फोकस के पॉइंट जो है वो हर स्टेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ न्यू बिजनेस। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रोथ स्टेज। थर्ड, what is business life cycle model. Fourth is explain the term startup.
फिफ्थ, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल मॉडल। तो जो भी हमने स्टेजेस पढ़े थे लाइफ साइकिल, बिजनेस लाइफ साइकिल के न्यू, उसमें से ये आप सारे आंसर्स जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस राइट क्वेश्चंस। तो जो भी आपको ब्लू यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो आंसर्स हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, और दूसरों से उसको अलग दिखाने के लिए यहाँ पर उसको ब्लू कलर से प्रेजेंट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल मॉडल। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? सीड, इसलिए सी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन अ बिजनेस लाइफ साइकिल ग्राफ एक्स एक्सिस शोज। तो मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे हम टाइम को शो करते हैं, इसीलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टाइम। थर्ड क्वेश्चन इज मनी सोर्सेज इन द स्टार्टअप थे ओन फंड्स, फैमिली एंड ग्रांट्स, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल। फोर्थ क्वेश्चन इज द बिजनेस बिकम्स मोर फॉर्मल इन विच स्टेज। कौन से स्टेज में बिजनेस फॉर्मल बन जाता है? ये हमने किया था अभी, ग्रोथ स्टेज में ऐसा होता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रोथ। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज बिजनेस इज ओनली अ थॉट और एन आइडिया। बिजनेस अभी एक सिर्फ थॉट और आइडिया, स्टेजेस कौन सी स्टेज है? तो फर्स्ट स्टेज ऐसा था ना, सीड, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सीड स्टेज। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है मार्केट प्लेस हैज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन विच स्टेज। कौन से स्टेज में मार्केट प्लेस सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाता है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एस्टैब्लिश्ड स्टेज, जहां पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ता है। सेवेंथ क्वेश्चन इज नेगेटिव कैश फ्लोज आर इन। ऑब्वियसली नेगेटिव कैश फ्लो अभी हमने कवर किया था वीडियो में, नेगेटिव कैश फ्लो आपको मिलना शुरू करते हैं जब बिजनेस डिक्लाइन करना शुरू करता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिक्लाइन। एट्थ क्वेश्चन इज इन मैच्योरिटी स्टेज क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शंस है, लॉस अराइजेस, शट डाउन अ बिजनेस, प्रॉफिट्स बिकम स्टेबल, नन। तो बिजनेस को शट डाउन करना या लॉस और डिक्लाइनिंग की बात थी ना, इसलिए मैच्योरिटी स्टेज में थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्रॉफिट्स बिकम स्टेबल। नाइन्थ क्वेश्चन इज सेलिंग ऑफ बिजनेस बिकम्स रिक्वायरमेंट इन। अगर आपको बिजनेस सेल ही करना पड़ जाए तो कौन से स्टेज की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एग्जिट स्टेज। टेंथ क्वेश्चन इज रियलिटी चेक इज डन इन विच बिजनेस स्टेज। आपको अपना बिजनेस सही ट्रैक पे है भी कि नहीं, रियलिटी चेक करना पड़ता है ना उसका, तो उसके लिए कौन से स्टेज में करना पड़ेगा? तो हमने अभी सेकंड स्टेज में इसकी बात करी थी, तो सेकंड स्टेज कौन सी थी? स्टार्टअप स्टेज, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टार्टअप। So students, this was the topic. Thank you and a very good luck.